अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस के साथ हम हाजिर हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देख रहे थे जिसमें हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 4 में हम प्राइमरी की के अलावा जो बाकी की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव की के हवाले से। इससे प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक टेबल, जिस तरह आपको यहाँ पे एक रिलेशन नज़र आ रहा है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, ये हमारे पास दो ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जिनको हम एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर सकते थे। तो जब हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट हों जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकें तो उनको हम कैंडिडेट की का नाम देते हैं। अब उन दोनों कैंडिडेट, यानी इसको भी कैंडिडेट की और ये भी कैंडिडेट की कहलाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की दे दें, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की इस्तेमाल कर लें और हमारे पास जो रोल नंबर है इसको अगर हम इस्तेमाल प्राइमरी की के तौर पर ना करें तो हमारे पास रोल नंबर एक कैंडिडेट की है जो कि अल्टरनेटिव की कहलाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसमें बात करूं तो अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट ऐसे मौजूद हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हों तो जिसको इस्तेमाल कर लें वो तो प्राइमरी की बन गया, लेकिन जो बाकी बच जाने वाला है एट्रीब्यूट उसको हम अल्टरनेटिव की का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का। फॉरेन की को हम इस टेबल की मदद से समझते हैं। हमारे पास ये एक मेन टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस के एट्रीब्यूट मौजूद हैं। रोल नंबर को हमने प्राइमरी की दी हुई है ताकि इस रिकॉर्ड को हम यूनिक कर सकें अपने इस टेबल के अंदर। अब जो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास जो मेन टेबल जिसमें हमारे पास रोल नंबर को हमने प्राइमरी की लगाई हुई है ये टेबल पेरेंट टेबल कहलाता है, यानी हमारा मेन टेबल। अब हमारे पास एक हम और टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हम रोल नंबर के लिहाज से उस बच्चे के जो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स है वो शो करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स शो करना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कि हमारे पास पेरेंट टेबल है और ये जिस टेबल में हमने इसका लिंक बनाना है उसको हम चाइल्ड टेबल का या चाइल्ड रिलेशन का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस प्राइमरी की का लिंक जोड़ते हैं इस टेबल के साथ। अब इसमें यह है कि ये यहाँ पर हमारे पास मेन टेबल जो कि पेरेंट टेबल में इसको प्राइमरी की लगी हुई है और जब इसका रिलेशनशिप हम दूसरे टेबल जो कि चाइल्ड टेबल के साथ बनाते हैं तो यहाँ पर आके ये बन जाती है फॉरेन की, यानी यहाँ पर हमारे पास ये प्राइमरी की कहलाती है, यहाँ पर आके वो फॉरेन की बन जाएगी। अब इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी चेंजेस हम प्राइमरी टेबल में जो कि हमारे पास पेरेंट टेबल है उसमें करेंगे तो ये चेंजेस खुद बहुत फॉरेन की वाले टेबल जो कि एक चाइल्ड टेबल कहलाता है इसमें भी हो जाती हैं और इस तरह हमारा रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट होने से बच जाता है और इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं आती। थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फॉरेन की क्या होती है। ए एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जिस रिलेशन के अंदर whose value match a primary key in an other relation, कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट है रोल नंबर और इसकी वैल्यू को हम मैच करना चाह रहे हैं यहाँ पर सेकंड टेबल जो कि चाइल्ड टेबल में है, तो ये वहां पर बच जाकर ये प्राइमरी की फॉरेन की बन जाएगी। अब रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड, जिसमें फॉरेन की को क्रिएट किया गया जो कि चाइल्ड रिलेशन है, इस चाइल्ड रिलेशन को हम डिपेंडेंट रिलेशन का नाम देते हैं और या इसको चाइल्ड रिलेशन का नाम देते हैं। और हमारे पास मेन जो पेरेंट टेबल होता है या पेरेंट रिलेशन कहते हैं या इसको इंडिपेंडेंट रिलेशन का नाम भी देते हैं। एंड द रिलेशन टू विच द फॉरेन की इज रेफर, और जिसमें रेफर की जा रही है जिस तरह मैंने अभी बात की उसको हम पेरेंट रिलेशन का नाम देते हैं। एंड द की कनेक्ट टू another relation when a relationship is established between two relation, और ये की आमतौर पे बनाई जाती है जब दो टेबल्स को हमने आपस में कनेक्ट करना हो। तो ए रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन की। अब यहाँ पर ये इस टेबल का ताल्लुक इस टेबल के साथ है, यहाँ पर हमारे पास कोई और टेबल अगर मौजूद हो और उसमें उसका कोई एट्रीब्यूट है उसको हम इस टेबल में शो करना चाह रहे हैं तो उसका भी रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर उसके ऊपर फॉरेन की प्राइमरी की लगेगी और यहाँ पर आके वो फॉरेन की बन जाएगी। तो एक टेबल जो है वो मल्टीपल फॉरेन की पर मुश्तमिल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है? सेकेंडरी की को पढ़ने से पहले हम इसके एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सिटी, जिसमें स्टूडेंट रिलेशन के अंदर, और उसको हमने डिस्प्ले करना है, यानी हम चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक सिटी से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हम एक टेबल के अंदर दिखाना चाह रहे हैं।
तो उसके लिए हम जो की इस्तेमाल करते हैं उसको सेकेंडरी की का नाम देते हैं। जिस तरह हमने बात की कि एक टेबल हमारे पास है, अब इसमें हमारे पास यहाँ पर वो सिटी मौजूद है। अब एक बच्चा जो है वो बुरवाला से एक बच्चा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा बच्चे एक ही एरिया से हो सकते, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है, तो ये जस्ट रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेकेंडरी की हम सिर्फ डाटा को असेस करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मौजूद वैल्यू यूनिक नहीं होती। प्राइमरी की सूरत में वो वैल्यूज यूनिक होती थी, लेकिन सेकेंडरी की को जस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि डाटा को रिट्रीव किया जा सके। तो एक सेकेंडरी की जो है वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को रेफर कर सकती है, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा। और इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट है जी कंट्रोल की या सॉर्ट की। तो कंट्रोल या सॉर्ट की का काम होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा। यानी हमारे पास एक टेबल के अंदर डाटा स्टोर है, उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली यानी ए टू जी के लिहाज से तरतीब देना है, या हमने 100 वाली वैल्यू वाला डाटा पहले लेके आना है और उसके बाद 1 की तरफ लेके जाना है, या 1 to 100 डाटा हमने किसी अल्फ़ाबेटिकली या इसको तरतीब लगानी है, तो उसके लिए हम कंट्रोल या सॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डाटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एफएमएस और डीबीएमएस के अंदर हम इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, ताकि उसमें डाटा को सॉर्ट करना और उसकी सर्चिंग करना आसान हो जाए। और नॉर्मली सॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए हम प्राइमरी की, सेकेंडरी या फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके इंडेक्सेस जो है वो बनाए जा सके। और ये इंडेक्सेस जो है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो वो बना रहा होता है। और इंडेक्सेस इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि हमारे पास जितने भी टेबल्स हैं उनके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप पाए जा रहे हैं उनको क्लियर किया जा सके, और डाटा को सॉर्ट करना, उसको रिट्रीव करना वो आसान हो जाए। तो इंडेक्सेस नॉर्मली बाज़ वक्त के साथ साथ स्लो डाउन हो जाते हैं। वजह ये होती है कि जितना भी डाटा आप उसमें डाल रहे होते हैं डाटाबेस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली हर टाइम में क्या करता है कि जो नया डाटा ऐड होता है उसको इंडेक्स के अंदर ऐड कर रहा होता है या उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से डाटाबेस का साइज बढ़ने पर या इंडेक्स का साइज बढ़ता है, जिससे डाटाबेस थोड़ी स्लो हो जाती है। अब हमारे पास कुछ रोल आते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला रोल जो है वो है डेटाबेस यूज़र का, कि डेटाबेस को इस्तेमाल करने वाला, जिसको हम यूज़र या एंड यूज़र कहते हैं। अब जो एंड यूज़र होता है, यूज़र जो होता है, इसके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होता डेटाबेस का, कि डेटाबेस कैसे बनाई जाती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसके पास वो उस डेटाबेस का बेसिक नॉलेज नहीं होता। और एंड यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है इंटरफेस के साथ, यानी उसके पास कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ बटन होते हैं जिनको अपनी क्वेरी लिखता है और उसको सर्च करता है, और इसको कोई प्रोग्राम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब इसके पास जस्ट है वो इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो डेटाबेस में से डाटा निकालेगा, बस उसके बारे में उसका इल्म होना चाहिए। तो ये पर्सन होता है जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक के उसने यूज़र डाटा फॉर क्वेरीज, यानी हमारे पास क्वेरी आई कि ये वाला डाटा, कि ये बच्चा जो है इस टेबल के अंदर एक डाटा मौजूद है कि एक स्टूडेंट जो है वो इस सिटी से है, उसको निकाल दे, तो ये क्वेरी लगा देता है। तो नॉर्मली डाटा इंटर करता है, डाटा डायरेक्टली डाटाबेस में इंटर नहीं करता बल्कि एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर डाटा इंटर करने के बाद जब ओके करते हैं तो डाटा डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये काम इसका होता है। और उसके अलावा कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई डाटाबेस में से किसी खास क्वेरी को मिला के एक डाटा निकालना है, तो ये आम तौर पे जो एंड यूजर या यूजर होता है वो डाटा को निकाल रहा होता है। तो डेटाबेस का सेकंड यूजर जो हमारे पास है वो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एंड यूजर के बाद सेकंड जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर डाटा रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो भी अदारा होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके मुकम्मल तौर पर जो उसके पास डाटा आता है, डाटा रिसोर्सेज होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या करता है, डेवलप करता है ओवरऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द डाटाबेस, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डाटाबेस की फंक्शनैलिटी है, डाटा कैसे काम करेगा, उसके जो फंक्शन होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह जितनी भी होंगी, तो किस तरीके से होंगी, उस तमाम फंक्शंस की या ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको ये मैनेज कर रहा होता है। उसके अलावा इसका काम होता है कुछ इस्टेब्लिश करना डाटा के कुछ स्टैंडर्ड्स, कि डाटा स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वहाँ पर स्टोर हो,
कैंडिडेट का क्या फॉर्मेट होगा, नेम कैसे एंटर होंगे, क्लास कैसे एंटर होगी, तो ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा होता है। और उसके अलावा ये सुपरवाइज करता है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्शन कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान डाटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मुख्तलिफ यूजर्स के दरमियान जो है जब ज़रूरी होगा तो डाटा कम्युनिकेट किस तरह किया जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन करनी है। और ये पार्टिसिपेट करता है डेवलपिंग करने में डाटा डिक्शनरी को, और इसमें ये प्रिपेयर करता है मेन डाटाबेस के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हेल्प आउट कर रहा होता है। और फाइनली ये कंडक्ट करता है यूज़र ट्रेनिंग कि उस डाटाबेस को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उससे काम लेना है, उसकी फंक्शनैलिटीज या मुख्तलिफ फंक्शन किस तरह काम करेंगे, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड यूज़र और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान एक हमारे पास इंसान जो कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करता है, और इसका काम होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है डिज़ाइनिंग के लिए कि डाटाबेस का डिज़ाइन क्या होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे होगी, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे होंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, और डाटाबेस की मेंटेनेंस, ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। और इसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंट नॉलेज होता है, और ये किसकी कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होती है, मैनेज करने की इसके पास स्किल्स होती हैं, और डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं। यानी ये हमारे पास एक फुली टेक्निकली ट्रेंड बंदा होता है जो कि इन तमाम कामों करने बेहतर तरीके से करने के लिए अहल होता है। अब इसका जो काम होता है, जिस तरह हम बात करें कि मैनेजर स्किल की अगर बात करें तो इज इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग के मैनेजर स्किल किस तरह डेटाबेस को प्लान करना है और डिफरेंट टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है और उसको किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। इसमें ये चीज़ आ जाती है। टेक्निकल स्किल में हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करने की इसमें अहलियत हो कि किस तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करेगा। और डिप्लोमेटिक स्किल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि यूज़र जिसने डाटा को डेटाबेस को इस्तेमाल करना है तो उसकी ज़रूरियात को समझना, उसके साथ कम्युनिकेट करना कि उसको किस तरह की ज़रूरियात डाटाबेस में चाहिए, किस तरह डाटा निकालना है, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होंगी, तो ये चीज़ें इसके पास होनी चाहिए। तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमारे पास ये डाटाबेस यूज़र के 3 किस्म के यूज़र होते हैं, एंड यूज़र, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर हम डाटाबेस यूज़र की उसमें देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसका सबसे पहला काम की इंस्टॉलेशन होती है डाटाबेस सॉफ्टवेयर की, और डाटाबेस सिस्टम की मॉनिटरिंग का काम, और कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए किसी किस्म का डाटाबेस के अंदर तो उसको सॉल्व करना। और इसका ये काम होता है कि डिफरेंट यूज़र जो कि एंड यूज़र जो कि डाटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको परमिशन देना कि वो किस एरिया को, किस डाटाबेस के किस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, और डाटाबेस का रेगुलर बेसिस पर बैकअप लेना। और उसके अलावा सिस्टम का रीस्टोर पॉइंट बनाना कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो डाटाबेस को दोबारा से रिट्रीव किया जा सके। तो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का सवाल हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।